नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। हमारा क्या चल रहा था? बीएससी फिजिक्स चल रहा था और उसमें हमारा वीडियो नंबर ये 19 है। सेमेस्टर वन का हमारा 19वां ये वीडियो है और आज इसकी वीडियो में हम आपको ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, ठीक है, ये चीज कराने वाले हैं और इन पर आधारित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पिछले सालों में आ चुके हैं, वो सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप सभी के लिए। तो एक एक करके चीजों को सीखते हैं। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में डेल ऑपरेटर के बारे में जाना कि भैया डेल ऑपरेटर आखिर होता क्या है। डेल ऑपरेटर जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू थी वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से हम इसको लिखते थे। ओके, चलिए अब यहीं से हमारे पास में इस डेल ऑपरेटर को हम क्या है, दो चीजों पर हम ऑपरेट करते हैं। किस पर? एक करते हैं हम स्केलर फील्ड पर, ठीक, और एक करते हैं हम वेक्टर फील्ड पर। अब आपकी ये चीज हमने कल भी आपको डिस्कस की थी कि स्केलर फील्ड पर हम डायरेक्ट यदि ऑपरेट कर देंगे तो हमको वहां से क्या मिलेगा? ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, यदि हम इस डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड के साथ इस तरीके से हम ऑपरेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेडियंट, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। क्या? ग्रेड। तो ये क्या है? ये आपका स्केलर फील्ड है, तो ये ग्रेड ऑफ स्केलर फील्ड फाई, तो ये फाई का ग्रेड कहलाएगा। तो हम इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रेड फाई, यानी कि इस तरीके से हम इसको ग्रेड फाई रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो वैल्यू है आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इस ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। ये फाई है। जब फाई की अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल फाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि यदि हम इस ऑपरेटर के साथ, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर फील्ड को डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। अब इसमें यहां पर डॉट या क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डॉट और क्रॉस केवल दो वेक्टर्स के बीच में लगता है। यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये वेक्टर में नहीं है क्योंकि ये स्केलर फील्ड है। तो डॉट डॉट और क्रॉस केवल हम जब दो वेक्टर होते हैं तब लगाते हैं। तो यहां पर डॉट और क्रॉस नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट किया जाता है तो हमको ग्रेडियंट मिलता है या ग्रेडियंट प्राप्त हो जाता है। अब इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और यहीं से चलो पहले तीनों चीजों को समझ लो। ठीक, अब यहीं से, अब यदि इस डेल ऑपरेटर के साथ थोड़ा खांसी उठ रही है भाई, डेल ऑपरेटर के साथ अब मैं क्या करूं? इसके साथ में किसको ऑपरेट कर रहा हूं? वेक्टर फील्ड को। अब वेक्टर फील्ड को ऑपरेट कर रहा हूं, मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक वेक्टर फील्ड है। ओके, अब वेक्टर फील्ड को ऑपरेट करने के भी दो तरीके होते हैं। किस तरीके से? एक इस ऑपरेटर के साथ यार मुझे लग रहा है आज वीडियो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ यदि मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो यहां से क्या है? डॉट, ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये डाइवर्जेंस मिल जाएगा। ये मिल जाएगा डाइवर्जेंस। तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। ठीक है, या हम इसको डाइवर्जेंस ए वेक्टर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? और इसकी जो वैल्यू है आपको पता है,
क्या भैया यहां से डाइवर्जेंस ए वेक्टर, यानी कि इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। अब इसकी वैल्यू आपको पता है डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में क्या होगा क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड क्या होगा, एक्स वाई जेड। ये इस तरीके से होगा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके का होगा। तो लाइक दिस, इसका जब हम मान रख देंगे कि इसका मान रख देंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो अब आपको क्या दिखाई देगा कि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल डेल एक्स प्लस ऐसे ए वाई डेल वाई हो जाएगा, और प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इस तरीके से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अभी चलो यही दो चीज करते हैं पहले, और वैसे आपके कर्ल भी आपको पढ़ा दे रहा हूं। यदि इसी डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड ए के साथ यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये तो इसको हम क्या लिखेंगे, कर्ल ए वेक्टर, यानी कि इस डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ए की। ठीक, इस तरीके से बाकी चीजें वही सेम टू सेम रहेंगी, बस यहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है आपको पता है कि देखिए ये डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ में हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसके साथ ऑपरेट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है आपका इस तरीके से, आई जे और के। जो आगे रहेगा पहले आई का गुणांक कितना, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और यहां से आपका ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकल जाएगा। ठीक, ये मैंने समझा दिया थोड़ा सा और भाई देख पा रहे हो, ये देखिए कितना बज रहा है, 4:15 हो रही है। इस समय पूरी रात निकल गई, ड्यूटी करी, ड्यूटी करने के बाद में मैथ की वीडियो बनाई, एडिट करी, वो डाला, फिर उसके बाद में आपके लिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक, चलिए ग्रेडियंट को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या है, जब किसी स्केलर फील्ड पर डेल ऑपरेटर को लगाते हैं तो ग्रेडियंट हमको मिलता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो यही चीज हमने पहले ही बताई है कि जब किसी स्केलर फील्ड पर क्या लगाते हैं, डेल ऑपरेटर को लगाते हैं, या जब किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट करते हैं। तो यहां पे आप एक और परिभाषा लिख सकते हो, जब डेल ऑपरेटर को डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फील्ड के साथ लगाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो ग्रेडियंट मिलता है। तो ग्रेडियंट मिलता है। आप ये परिभाषा जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, जो आपको सिंपल, जो आपको अपने भाषा में लिखना चाहो, ठीक है, लिख सकते हो। ओके, चलिए वैसे हमारा पेन भी नहीं चल रहा। ओके, ये होगी परिभाषा माना कि ये जो फाई है एक्स वाई जेड का एक स्केलर फील्ड है, तब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालेंगे तो लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, या लिखा जाएगा डेल, और डेल ऑपरेटर डेल और फाई, ये किसी डॉट या क्रॉस के साथ नहीं, डायरेक्ट लगेगा। इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितना हो जाएगा, कैसे आया ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डेल के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस
ऑपरेटर जो डेल होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप और डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके चलिए अब यहां से कुछ चीजें सीखो। ग्रेडियंट हमेशा क्या देगा, वेक्टर फील्ड देगा। जब ग्रेडियंट को देखिए ऑपरेटर डेल और किसी स्केलर फील्ड को यदि हम ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक वेक्टर फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर फील्ड। तो इस चीज को याद रखिएगा, ग्रेडियंट हमको हमेशा क्या देता है, एक वेक्टर फील्ड देता है। आगे ग्रेडियंट उस दिशा की ओर इंगित करता है जिस दिशा में स्केलर फील्ड सबसे तेज बदलता है। क्या करता है, सबसे तेज बदलता है। ग्रेडियंट का यदि मैग्नीट्यूड निकालें तो फील्ड के बदलने की दिशा में निकलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर तापमान का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हम उसको डेल्टा टी यानी कि मतलब ग्रेडियंट ये क्या है आपका, ऑपरेटर डेल के साथ टी लगा देंगे तो यह बताता है, हीट की दिशा को बता देगा कि हीट किस दिशा में बह रही है या किस दिशा में बहती है। तो ये चीज हमको पता चलेगी इससे। ठीक है, आगे ग्रेडियंट का और भी यूज है, जैसे कि संरक्षी बल में ग्रेडियंट का यूज है कि किसी संरक्षी बल में संरक्षी बल है तो बल की स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो संरक्षी बल जो होता है वो ग्रेडियंट जो होगा ना, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी तो उसके ऋणात्मक के रूप में बराबर होता है। यानी कि जो संरक्षी बल होगा एफ बराबर माइनस डेल यू लिखते हैं। यू यहाँ पर क्या है आपका, यू है आपका स्थितिज ऊर्जा। इसको हम माइनस ग्रेड यू भी लिख सकते हैं। तो जो संरक्षी बल होता है वो क्या किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट के ऋणात्मक यानी ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो संरक्षी बल, अभी इसको हम सिद्ध भी करेंगे आगे चैप्टरों में, आगे संरक्षी बल, ये मैकेनिक्स जब चलेगी आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो उसमें मैं ये चीज प्रूव भी करूंगा आपको कि ये जो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे आगे। ठीक है, थोड़ा इत्मीनान रखिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। वैद्युत स्थित क्षेत्र और वैद्युत विभव में जो संबंध होता है उसको भी हम ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका किसके, विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसको भी सीख लो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इसको ग्रेडियंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हो। तो इसको एक सेकंड, चलो ऐसा करिए, पहले आप इस डाइवर्जेंस को और सीख लीजिए। डाइवर्जेंस सीख लीजिए, डाइवर्जेंस की थ्योरी समझ लीजिए। तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरे पेज पर। तो इसको देखो, डाइवर्जेंस क्या है, यही चीज मैंने आपको बताई है। डाइवर्जेंस क्या था कि इस ऑपरेटर डेल को किसी वेक्टर फील्ड के साथ, किसके, वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करूं तो ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस बन जाएगा। तो यही चीज लिखनी है, जब किसी वेक्टर फील्ड यानी कि ए वेक्टर को ऑपरेटर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट किया जाता है तो उससे डाइवर्जेंस प्राप्त होता है। या अर्थात डेल ऑपरेटर और वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो देखिएगा भैया, देखिए डेल ऑपरेटर और वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का डाइवर्जेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे हम इसको, तो बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर या डाइवर्जेंस ए। तो लिखा जाएगा ये जो डेल ऑपरेटर के साथ इसको किसके, डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करेंगे। ये चीज बताई थी मैंने, और ये चीज किसके, इसके बराबर होती है। क्यों होती है बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम निकालेंगे इस तरीके से, ऐसे पूरा लिखा जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। तो हम इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए, इस तरीके से। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि इस ऑपरेटर डेल के साथ इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। चलिए इसकी वैल्यू कितनी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से। और यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। अब हम ए की वैल्यू लिख देंगे, ए लिख देंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड
के कैप, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स। ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पे आ जाएगा ए वाई। ऐसे ही डेल अपॉन डेल जेड यहाँ पे आ जाएगा ए जेड। क्या यही वैल्यू है ना, ये चेक कर लो, यही है ना। तो ये आ गया। अब डाइवर्जेंस के बारे में कुछ, डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। आपको पता चला ग्रेडियंट जो होता है वो कैसा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। और डाइवर्जेंस हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है, ये आपका टिक मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेगा प्रैक्टिकल में डाइवर्जेंस क्या देता है, डाइवर्जेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी देता है। यह बताता है कि वेक्टर फील्ड किस पॉइंट पर फैल रहा है या सिमट रहा है। यदि डाइवर्जेंस का मतलब ही क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब है अभिसार यानी प्रसार, बोले तो फैलना। ठीक है, जैसे आपकी रोशनी है, लाइट है, लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब से रोशनी चारों तरफ फैल रही है तो वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो वो डाइवर्जन। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए पानी है, पानी किसी स्रोत से निकल रहा है तो यानी फैल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका डाइवर्जेंस होता है। ठीक, यह राशि मोस्टली किससे, यह राशि जल गतिकी बोले तो हाइड्रोडायनामिक्स और वैद्युत गतिकी बोले तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में विशेष महत्व रखती है। कौन सी, डाइवर्जेंस। जो डाइवर्जेंस जो होती है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स बोले तो जल गतिकी और वैद्युत गतिकी में विशेष महत्व रखती है। यदि हम द्रव की बात करें, द्रव की जो वेलोसिटी का जो डाइवर्जेंस होता है उस बिंदु पर द्रव का एक्सपेंशन या कंप्रेशन को बताता है। यानी कि यदि हम द्रव की किसी बिंदु पर हम मान लीजिए ये एक पाइप है इस तरीके से और यहां से पानी फैल रहा है, निकल रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, यदि हम इस बिंदु पर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इस बिंदु पर द्रव का एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेसर हो रहा है। ठीक है, प्रसार हो रहा है या संकुचन हो रहा है। यहाँ पर चीजें सिमट रही हैं या फैल रही हैं, पानी का द्रव फैल रहा है या सिमट रहा है, उसका मापांक देंगे। ठीक है, उसके बारे में हम गणना करेंगे। ठीक है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वहां पे विद्युत आवेश घनत्व, कि विद्युत आवेश घनत्व बढ़ रहा है, आवेश घनत्व या घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो विद्युत आवेश घनत्व। ठीक, चलिएगा, आपको पता चल गया। ऐसे ही नोट करके, यदि ए वेक्टर किसी तरल का वेग है, मान लिया हमने कि ये जो है ए वेक्टर क्या है, किसी फ्लूइड यानी कि तरल बोले तो द्रव। ठीक है, तरल बोले तो द्रव। ठीक है, द्रव का क्या है, वेग है। मैंने मान लिया कि ए वेक्टर किसी द्रव का वेग है, तब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर यानी कि ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर या डाइवर्जेंस ए, ठीक है, वह दर बताता है जिससे तरल उस बिंदु पर प्रति एकांक आयतन से अभिसारित हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट को देखो कि ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि उस बिंदु पर यानी प्रति एकांक आयतन पर जो द्रव है वो अपसारित बोले तो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, उस चीज को बताएगा। तो मतलब क्या है कि यदि मैं किसी बिंदु पर मान लीजिए ये कोई पाइप और इस बिंदु पर मैं क्या निकाल रहा हूं, डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो इस बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं कि इस बिंदु पर जो जल है वो एकांक आयतन से कितना डाइवर्ज हो रहा है, वो चीज ज्ञात करते हैं। या अतः हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर किसी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन से तरल से बाहर होने की दर को प्रदर्शित करता है। यानी एकांक आयतन से यहां से कितना तरल आपका निकलेगा, कितना तरल यहां से बाहर की ओर जा रहा है, उसको बताएगा। तो हमको यदि इस बिंदु पर हमको डाइवर्जेंस निकालने का मिल रहा है तो इसका मतलब कि भैया यहां पर जो तरल है, तरल किस वेग से यहां से बाहर की ओर निकल रहा है वो आप ज्ञात कर पाओगे। ठीक, आगे, अतः डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर यानी कि डाइवर्जेंस ए किसी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन से तरल से बाहर जाने की दर को प्रदर्शित करता है। यदि यहां से देखिए पॉइंट, देखिए दो पॉइंट बनेंगे। यदि तरल में किसी बिंदु पर डाइवर्जेंस धनात्मक है तो यदि किसी बिंदु पर तरल का जो डाइवर्जेंस है वो धनात्मक आ जाए तो उससे हमको क्या पता चलेगा, या तो तरल प्रसारित हो रहा है और उस बिंदु पर घनत्व समय के साथ कम हो रहा है। ठीक है, कैसा होगा, उस बिंदु पर प्रसारित होगा। सिंपल सी बात है, आप देखिए घनत्व कम क्यों होगा, बात को ऐसे समझो
कि यहां पर मान लीजिए एक ड्रम है, ठीक है, इस तरीके का, लाइक इस तरीके का ये ड्रम है, बात समझिए, ठीक है, इस तरीके का ये ड्रम है। अब इसमें बहुत सारा जल भरा हुआ है। अब यहां से क्या है कि इसका एक पॉइंट बना दिया, यहां से द्रव निकलने लग रहा है। अब निकलेगा तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है, यहां से घनत्व क्या होगा, कम होगा, और यहां से द्रव क्या कर रहा है, यहां से फैल रहा है, तो यहां से ये घनत्व इसका कम होगा और यहां से फैल रहा है। तो वही कंडीशन, तो जब किसी बिंदु पर डाइवर्जेंस धनात्मक आए तो या तो तरल प्रसारित हो रहा है, वहां पर प्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है, और घनत्व कम हो रहा है, या वह बिंदु तरल का स्रोत है, या यह बिंदु क्या है, तरल का स्रोत है। मान लीजिए या तो यहीं से, मान लीजिए जब समर चलती है तो या तो यहां से तरल का नल टंकी लगी हुई है, यहां से पानी आ ही रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, यदि यदि डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो उससे क्या पता चलेगा, या तो तरल संकुचित हो रहा है और घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, या तो तरल संकुचित होगा, यानी कि यहां से मान लीजिए पानी यहां से उल्टा आने लगे तो यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, बाहर का जो पानी है वो कैसा होगा, संकुचित होगा, ठीक। चलिएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, जब इकट्ठा होगा संकुचित होगा तभी तो वो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मतलब उसका क्या होगा, ठीक है, चीजों को ध्यान में समझिए, ठीक है। आगे देखिएगा, वह तरल किसी ऋणात्मक स्रोत यानी कि सिंक होगा, यदि, देखिए दो चीजें हैं, यदि यदि डाइवर्जेंस आपका ऋणात्मक है तो या तो तरल संकुचित होगा और घनत्व बढ़ेगा, या वह बिंदु तरल का क्या होगा, ऋणात्मक स्रोत होगा, जैसे कि यहां से पानी निकलने वाला स्रोत है तो उसको हम स्रोत बोलेंगे, और यदि पानी को एब्जॉर्ब करने वाला स्रोत है तो हम उसको ऋणात्मक स्रोत बोलेंगे, क्योंकि वो पानी अपने से निकाल नहीं रहा बल्कि इकट्ठा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक, क्योंकि वो चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक कर रहा है, ठीक है। इसलिए तो ये चीज समझ में आ गया, तो ये इसका है, वैसे इतना ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिभाषा आती है और इस पर न्यूमेरिकल आता है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाता हूं, तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसी न्यूमेरिकल को लेते हैं, ये है ये क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाई बराबर इतना है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। फाई बराबर आपका दे रखा है 3x² वाई माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है, तो आपको इतने पर ग्रेडियंट फाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा। हमको क्या चाहिए, ग्रेडियंट, ठीक है, जैसे हैंग हो रहा है, ग्रेडियंट फाई चाहिए, तो ग्रेड फाई यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ में इस फाई को लिख देंगे। डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप, और डेल जेड के कैप, इस तरीके से। और फाई की वैल्यू ये है, पूरी लिख दो, क्या है फाई की वैल्यू, चलो अभी पहले फाई लिखा रहने दो, फाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसमें और इसमें तीनों में करनी पड़ेगी, ठीक। चलिएगा, अब आगे, अब इसकी वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, कितनी है फाई की वैल्यू, 3x², देखिए ये रहा, ये वैल्यू फाई की है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, कितनी है, 3x² वाई माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इस तरीके से। फिर फिर लिखेंगे आई कैप, आई कैप है यहाँ पे, फिर ऐसे ही इसकी वैल्यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई, अब इसकी वैल्यू फिर लिख दो, 3x² वाई माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये जे कैप हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से आप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे 3x² वाई माइनस वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, ये है, ठीक। अब इस लाइन को सॉल्व करना, आपका उत्तर आ जाएगा, और यहाँ पे के कैप और आएगा, ठीक। चलिएगा, तो अब देखिएगा, इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिएगा 3y तो आपका कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट, ये क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, फिर माइनस
इसका जेड के रेस्पेक्ट में देखिए, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कांस्टेंट मान लिया जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। एक्स को छोड़कर बाकी चीजें कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन जीरो, ये आई कैप। फिर प्लस ऐसे ये y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो y का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 3x²। और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा, जेड स्क्वायर जो कहते हो, 2y आ जाएगा, और ये जेड स्क्वायर जो कहते हो, ठीक। और ये जे कैप। फिर प्लस अब इसका करेंगे हम जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये वाई स्क्वायर तो है, जेड स्क्वायर यहाँ पे ये जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर करेंगे तो ये 2z आ जाएगा, और यहाँ पर के कैप। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा, तीनों ही 6, 6xy आई कैप प्लस, और ये आपका क्या रहेगा, 3x² माइनस 2yz² जे कैप, और ये माइनस, और ये 2y² के कैप। ये आपका क्या निकल आया, ग्रेड फाइव निकल आया। हमको क्या चाहिए, ग्रेड फाइव चाहिए, लेकिन इस वाले पॉइंट पर 1 - 2 और 1, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ग्रेड फाइव, और यहाँ पे जो पॉइंट है 1 - 2 और 1, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे मतलब x की जगह पर 1, देखिए x की जगह पर ये, और y की जगह पर ये, और z की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 6 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1, इंटू वाई की जगह पर कितना -2, इस तरीके से ये हो जाएगा आई कैप। फिर प्लस ब्रैकेट 3 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू वाई की जगह पर कितना -2 इंटू जेड की जगह पर कितना 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। फिर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर कितना, वाई की जगह पर 2 है, तो -2 का स्क्वायर, और जेड की जगह पर कितना 1, और ये हो जाएगा के कैप। इस लाइन को यदि सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 है, -12 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये 3 माइनस, देखिए 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, वो भी कैसा हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4, और ये जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 के कैप, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, -12 आई कैप, और 4 3 7 +7 जे कैप, -8 के कैप। ये आपका निकल आया ग्रेड, मतलब ग्रेड 5 निकल आया, ठीक। चलिए, ओहो, चलिए, ये हो गया। ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, ये देखिए कितना आ रहा था, ये रहा -12 -7 जे कैप, और -4, 4 नहीं 8, ये देखिए 8 है ना, ये 8 के कैप आएगा, ठीक। चलिए, ये सवाल आपका हो चुका है। कितना भाई, आज इतना ही करा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अ, एक शानदार सवाल है, हालांकि ये वाला सवाल बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक। लेकिन अब इसको कराएंगे कैसे, तभी कराएंगे जब ये पूरी तरह से चलो करा दूं, क्या थोड़ा लंबा सवाल है ये, चलो इसको मैं बोर्ड पर कराऊंगा, ठीक है। इस सवाल को लंबा है, ये बहुत बड़ा है, और ये 7.5 नंबर में आता है, तो इसको बोर्ड पर कराऊंगा ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए, इस आज का वीडियो छोटा सा ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक।